हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं मनीष कुमार लखेरा आज आपके सामने जो नया पॉइंट लेकर आया हूं मेरे दोस्तों, उसका नाम है डीसी सीरीज जनरेटर का वोल्टेज कंट्रोल करना। क्या नाम है मेरे दोस्तों? डीसी सीरीज जनरेटर का वोल्टेज कंट्रोल करना। अपन लोग जो पॉइंट पढ़ रहे थे, कल का पॉइंट था डीसी जनरेटर के प्रकार। क्या पॉइंट था? डीसी जनरेटर के प्रकार। मैंने उनमें आपको कल डीसी सीरीज जनरेटर पढ़ा दिया। जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि आप इस पूरी वीडियो को देखकर ही जाना। समझ में आ रहा है ना? और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने जितने भी दोस्त हैं, प्लीज उन सभी दोस्तों से आप बोला करो मेरी कैसी क्लास चल रही है। मैं आपको एक एक पॉइंट के यहीं पर नोट्स बनवाने वाला हूं। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि अब देखो, इस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा है, आप घर पर ही रहिएगा। और देखो, आपको भी पता है कि वैकेंसी अभी लेट है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप कंपटीशन के लिए पहले से ही तैयारी रखें, कंप्लीट तैयारी करें। आज यार अगर तुम सो के टाइम को बर्बाद करोगे तो फिर जब वैकेंसी आएगी तो आपके पास में सिलेबस कंट्रोल नहीं होगा। सिलेबस कंट्रोल करने के लिए आप पहले से ही तैयारी करें और एक एक पॉइंट के नोट्स बनाओ घर पर बैठकर। आए कि नहीं? मैथ कमजोर है तो मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, टेक्निकल कंप्लीट करो। आपको पता है कि डीएमआरसी की वैकेंसी भी आएगी। आए कि नहीं आए? डीएमआरसी भी आपको पता है 15-20 दिन ही देती है बस तैयारी के। 15-20 दिन के अंदर 2 साल का कोर्स नहीं होता है कंप्लीट, कवर में नहीं आता है जब ये भर्ती निकल जाती है। तो मैं तो आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप ये जो टाइम है स्टूडेंट के लिए बहुत गोल्डन टाइम है, इसको आप सदुपयोग करो। इसको सदुपयोग करना जरूरी है और जितना मैटर जहां से भी मिल रहा है वहां इकट्ठा करो, अपने नोट्स तैयार करो। भाई, भर्ती आने से पहले आप ऐसे सेट हो जाओ कि मेरे ये नोट्स कंप्लीट है, अब यही पढ़ने हैं। आप लोग क्या करते हो? आपकी ये कमी है बहुत स्टूडेंट के जो मुझे देख रहे हैं, वो क्या करते हैं 10-10, 15-15 बुकों को लेके बैठे हुए हैं। कभी कौन सी बुक पढ़ते हैं, कभी कौन सी बुक पढ़ते हैं, कभी कौन सी। और जब एग्जाम आती है, एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ बुक तो पढ़ाई आ जाती है और कुछ नहीं आती। जो नहीं आती है उनमें मैटर रह चुका है और वो क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो वो पीछे फिर रह जाते हैं। सोचते तो हैं जब एग्जाम बैठते, अरे यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो था लेकिन भूल गया आंसर क्या है इसका। ये आपके साथ हो तो होगा। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा, आप एक एक बुक को कंप्लीट करो। आराम से बुक है आपके पास में, उसको घर बैठ के नोट्स बनाओ। मतलब पूरा मैटर आपके पास में एक जगह लिखा होना चाहिए कि मैं ये चीज पढ़ रहा हूं। अगर आप सीरीज जनरेटर पढ़ रहे हो तो सीरीज जनरेटर के एक एक क्वेश्चन एक जगह ही होने चाहिए, ताकि एग्जाम में जाते वक्त एक बार अच्छे से आप रिवीजन कर सको, जब जाके आपको सफलता मिलती है। समझ में आ गया ना दोस्तों? तो मैं तो यही कहूंगा, आप अच्छे से मेहनत करो घर पर बैठकर। मतलब इस टाइम इतना मतलब कुछ मिलना चाहिए आप लोगों के द्वारा कि वास्तव में मेरी अच्छी पढ़ाई चल रही है। और पढ़ाई जारी रखना जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट पढ़ते भी नहीं हैं, आए कि नहीं, उस टाइम को ऐसे ही बर्बाद करने में लग रहे हैं। दोपहर को सोते हैं, आए कि नहीं, सोना भी नहीं है इतना, सो भी, आराम भी करो, सब कुछ करो, आए कि नहीं आए, लेकिन टाइम टू टाइम पढ़ाई भी जरूरी है। क्योंकि इस टाइम आप एक स्टूडेंट हो, आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की। आए कि नहीं आए? तो देखो, आज का पॉइंट मैं चालू जो करने जा रहा हूं उसका नाम है डीसी सीरीज जनरेटर का वोल्टेज कंट्रोल करना। जो कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, कल जो पढ़ाया था मैंने डीसी सीरीज जनरेटर पढ़ाया था। तो देखो, अब नाम आता है, जो आज का पॉइंट है ना, उसका नाम आता है डीसी सीरीज जनरेटर का वोल्टेज कंट्रोल करना। कौन सा जनरेटर है दोस्तों? डीसी सीरीज। अब देखो, डीसी सीरीज जनरेटर का वोल्टेज, सही यही बात है ना? देखो, डीसी सीरीज जनरेटर का वोल्टेज नियंत्रण करना। वोल्टेज क्या करना है? नियंत्रण करना। आराम से सिंपल भाषा में समझाऊंगा, हर एक स्टूडेंट के समझ में आएगा। और मेरे दोस्तों, जो भी स्टूडेंट मेरी फर्स्ट क्लास को शुरू से ही
ले रखा है जो डेली पढ़ता है उससे मैं बोलूँगा कि प्लीज़ आप अपने दोस्तों से बोलो, अगर आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, आए कि नहीं आए ये ज़रूरी है ना। और आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर लिखा करो वीडियो पूरी होने के पश्चात में कि आपका आउटपुट कैसा रहा, ये मुझे भी तो पता पड़े। समझ में आ रहा है ना। तो देखो डीसी सीरीज जनरेटर का वोल्टेज कंट्रोल करना। अब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको डीसी सीरीज जनरेटर बताता हूं। देखो जो आज नए लड़के पढ़ रहे हैं ना, मैं बता दूं, मैंने कल डीसी सीरीज जनरेटर कंप्लीट करा दिया है। आप 7 लेक्चर है उसमें आप इसको पढ़ लेना। तो ध्यान रखना, ये देखो डीसी सीरीज जनरेटर है। कौन सा जनरेटर है? डीसी सीरीज जनरेटर है। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, डीसी सीरीज जनरेटर है, इसके अंदर आराम से देखना, इसमें आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में देखो मेरे दोस्तों, मोटा तार है। कैसा तार है? मोटा तार। ये मोटा तार है कम टर्न, केवल 1-2 ही टर्न दिए गए हैं। मोटा तार कम टर्न की सीरीज वाइंडिंग जुड़ी होती है, उसे डीसी सीरीज जनरेटर कहा जाता है। कौन सा जनरेटर बोलोगे? डीसी सीरीज जनरेटर। इसके बारे में कल मैंने आपको 25 से 30 क्वेश्चन नोट के साथ में मैंने आपको 25 से 30 क्वेश्चन इसके पूरे कंप्लीट करा दिए थे, जो भी बने थे। नोट भी एक क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन मैंने उनको नोट लिखाया। कुछ क्वेश्चन जो कंफ्यूजन थे उनको मैंने आपको बोर्ड पे भी समझा दिया। इस प्रकार से इनके क्वेश्चन आएंगे। तो जो लड़के आज देख रहे हैं वीडियो मेरे दोस्तों, पूरी वीडियो देखकर ही जाना, जब भी पता पड़ता है कि कैसी पढ़ाई कराते हैं और कैसी पढ़ाई नहीं कराते हैं। अब देखिएगा, अब एक बात आती है, डीसी सीरीज जनरेटर का वोल्टेज कंट्रोल करना। समझ में आ रहा है ना। अब देखो वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, अब एक चीज बता दूं। देखो वाइंडिंग किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। जब वाइंडिंग श्रेणी क्रम में होती है ना, अब देखिएगा, देखो जब वाइंडिंग श्रेणी क्रम में होती है तो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाना है, उल्टा चलेगा। जब वाइंडिंग श्रेणी क्रम में होती है तो प्रतिरोध समांतर में लगेगा, अगर वाइंडिंग समांतर क्रम में होती तो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगेगा। अब यहां पर बताओ आप लोग, वाइंडिंग कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। जब वाइंडिंग श्रेणी क्रम में है ना, तो देखना आप लोग प्रतिरोध समांतर क्रम में लगेगा। प्रतिरोध किस में लगेगा? समांतर क्रम में है। तो देखो मैं इसके सीरीज वाइंडिंग के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगा देता हूं। क्या लगा दिया मैंने? प्रतिरोध। बोलो सही है ना। सीरीज वाइंडिंग के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगा दिया है, इसे बोला जाएगा मेरे दोस्तों डाइवर्टर। क्या बोलोगे आप लोग? डाइवर्टर। समझ में आया ना? क्या बोलोगे? डाइवर्टर। यहां पर आप लोग लोड लगा देंगे सप्लाई के लिए, यहाँ पर आपको लोड प्राप्त सप्लाई हो जाएगी, लोड पर सप्लाई प्राप्त हो जाएगी। अब देखो, अब देखना कि डीसी सीरीज जनरेटर का वोल्टेज कंट्रोल करना, ये क्या चीज होती है। इस प्रकार की विधि में सीरीज वाइंडिंग के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगाया जाता है जिसे डाइवर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डाइवर्टर। ध्यान रखना, यूपी बिजली बोर्ड JN के पेपर के अंदर चित्र बना आ चुका है ये वाला, और तुम्हारे लाइनमैन के पेपर में भी ये चित्र बन के आ चुका है, और पूछ लिया है कि बताओ ये वोल्टेज, ये कौन सी कंट्रोल विधि होती है? तो ये होती है फील्ड डाइवर्टर विधि। कौन सी दोस्तों? फील्ड डाइवर्टर विधि। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की विधि में फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में, समांतर का मतलब सामने, समांतर का मतलब सामने, तो फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगाया जाता है, इसलिए इसको फील्ड डाइवर्टर विधि कहा जाता है। मेरे दोस्तों ITI की जो पेपर लगा था, ITI लेवल का, राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि सीरीज वाइंडिंग के समांतर क्रम में, सीरीज वाइंडिंग के समांतर क्रम के अंदर जो प्रतिरोध लगा होता है ना, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है डाइवर्टर। क्या बोला जाता है? डाइवर्टर। समझ में आ गया ना। यह हमेशा मैग्नीन का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? मैग्नीन का। एक बात और बता दूं, देखो मेरे दोस्तों, मैग्नीन का बनाया जाएगा, चलो आगे बताऊंगा। तो देखिएगा, इस प्रकार के वोल्टेज को, इस प्रकार के जनरेटर में, देखो इस प्रकार के जनरेटर में, इस प्रकार के जनरेटर में वोल्टेज नियंत्रण करने के लिए, आराम से देखना, एक एक चीज समझ में आएगी। वोल्टेज नियंत्रण करने के लिए सीरीज वाइंडिंग के समांतर में, सीरीज वाइंडिंग, आप प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से बोलें। सीरीज वाइंडिंग के समांतर में, एक एक पॉइंट समझ जाऊंगा। सीरीज वाइंडिंग के समांतर में एक
प्रतिरोध लगाया जाता है, एक प्रतिरोध लगाया जाता है, एक प्रतिरोध लगाया जाता है, उसे डाइवर्टर, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? डाइवर्टर यानी कि परिवर्तक, उसे डाइवर्टर यानी कि परिवर्तक कहते हैं, सही है ना? उसे क्या बोलोगे बेटा? डाइवर्टर या परिवर्तक कहते हैं। अब यह मुख्य रूप से किससे? मुख्य रूप से मैग्नीन का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है मेरे दोस्तों? मैग्नीन का बनाया जाता है। डाइवर्टर किसका बनाया जाएगा? मैग्नीन का बनाया जाता है। अब याद रखना, वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए सीरीज वाइंडिंग के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगाया जाता है, उसे डाइवर्टर कहते हैं। डाइवर्टर मुख्य रूप से किसका बनाया जाएगा? मैग्नीन का। भाई मैग्नीन का क्यों बनाया जाएगा? इसका कारण क्या है? तो मैं बताता हूं। ये मैग्नीन क्या चीज है? मैग्नीन एक ऐसा पदार्थ है जिसका ताप बढ़ने पर न तो प्रतिरोध घटता है न प्रतिरोध बढ़ता है। यानी कि तापमान, इस जो प्रतिरोध होता है, जो तापमान बढ़ता है ना, तो न तो प्रतिरोध बढ़ता है और न ही प्रतिरोध घटता है। यानी कि तापमान, इसका जो प्रतिरोध है, इसका जो प्रतिरोध है वो स्थिर होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? स्थिर होता है, याद रखना। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर प्रतिरोध 5 ओम का रखा है मैंने, तो न तो घटना चाहिए न बढ़ना चाहिए, 5 ओम ही रहना चाहिए, ताकि मैं वोल्टेज को कंट्रोल कर सकूं। समझ में आ गया? मेरे अनुसार ही घटना चाहिए, मेरे अनुसार ही बढ़ना चाहिए ये, न कि अपने आप। अगर ये अपने आप घट बढ़ रहा है तो यह स्थिति वोल्टेज में कम ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? इसलिए इसको मुख्य रूप से किसका बनाओगे मेरे दोस्तों? मैग्नीन का। किसका बनाओगे? मैग्नीन का बनाया जाता है। अब याद रखना, ये दो पदार्थ होते हैं, एक तो मैग्नीन होता है और एक यूरेका होता है। एक तो मैग्नीन होता है, एक क्या होता है मेरे दोस्तों? यूरेका होता है। ये यूरेका होता है ना, इसे कांस्टेटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेटन। क्या कहते हैं? कांस्टेटन भी कहते हैं। अब ये यूरेका क्या चीज होती है? देखो याद रखना, यूरेका भी एक ऐसा पदार्थ है जिसका ताप बढ़ने पर न तो प्रतिरोध बढ़ता है और न ही प्रतिरोध घटता है। यानी कि प्रतिरोध स्थिर होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? स्थिर होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो तुम्हें आज मैं एक ऐसी चीज भी बताने वाला हूं दोस्तों। पहले थोड़ा सा गर्मी है तो रुको 1 मिनट आप। अब देखो, मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं इसके अंदर, और वो चीज क्या है सुनो, ध्यान रखना। दो पदार्थों का याद रखना, आप लोग याद रखो दो पदार्थ कौन कौन से हैं। एक तो मैग्नीन है और एक यूरेका है। जब दो पदार्थ मैग्नीन और यूरेका होते हैं ना, तो मैग्नीन यूरेका तो आप नीचे पटक दो, तो नीचे पटक दिया है मैग्नीन यूरेका को, तो इनका ताप बढ़ने पर न तो प्रतिरोध घटता है और न ही प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि स्थिर रहता है। कौन कौन का स्थिर रहेगा? मैग्नीन और यूरेका, यानी कि मिश्रित पदार्थ। कौन से पदार्थ? मिश्रित पदार्थ। इस धरती पर सब तरह के पदार्थ मिश्रित है मेरे दोस्तों। सही बात है कि नहीं? इसी में आदमी रहते हैं, इसी में लेडीज रहती है, इसी में मोटरसाइकिल, इसी में वाहन, इसी में पेड़, इसी में जानवर। तो जो नीचे के पदार्थ होते हैं वो सब मिश्रित पदार्थ हैं। और मिश्रित कौन कौन से? एक तो यूरेका है और एक मैग्नीन है। यह मिश्रित पदार्थ, इनका ताप बढ़ने पर न तो प्रतिरोध बढ़ता है और न ही प्रतिरोध घटता है, यानी कि प्रतिरोध स्थिर रहता है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो बहुत शानदार चीज बताऊंगा तुम्हारे लिए। अरे देखना क्या खेल खेलते हैं अपन लोग आज यार। अब बताओ, एक चीज और होती है,
बताओ दोस्तों, शुद्ध हवा कहाँ चलती है? ऊपर। अरे ऊपर हवा के अंदर शुद्ध हवा ही तो चलती है ऊपर की साइड में। तो देखो शुद्ध हवा चलती है, चलना यानी कि चालक पदार्थ। अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्री के नंबर दिलाऊंगा, फ्री के आंसर देखते ही टिक करोगे, टिक। अब देखो, बताओ हवा, शुद्ध हवा कहाँ चलती है? ऊपर, यानी कि जैसे चलना और जैसे चालक पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध हवा ऊपर चलती है। तो देखो मेरे दोस्तों, शुद्ध पदार्थ ऊपर हवा चली है, चालक, चलना चालक पदार्थ। अब चालक में कौन कौन से पदार्थ आते हैं सुनो। एक तो आता है चालक में तांबा, सोना, चांदी, आयकन या एल्युमिनियम, जिनमें करंट प्रवाहित हो जाती है, जिनमें करंट जाती है, उन्हें चालक पदार्थ कहा जाता है। अब बताओ शुद्ध हवा कहां चलती है? ऊपर। जैसे चलना और चलने से चालक पदार्थ तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम। याद रखना, इन पदार्थों का यदि ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। याद रखियो, मैं ऊपर बता रहा हूं, चल रही है शुद्ध हवा, चालक पदार्थ। तो जो चालक पदार्थ होते हैं, तांबा, सोना, चांदी, शुद्ध पदार्थ ऊपर है। ये सभी पदार्थों की अगर ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। स्थिर कौन कौन का रहता है? यूरेका, मैग्नीज नीचे है। इनके अलावा जो भी पदार्थ आपसे पूछे, आंख मीच के आंसर ठोक के आओगे। अब मैं तुम्हें आंसर बता रहा हूं, इनके अलावा जो भी पूछे उसका घटेगा। बताओ नीचे कौन कौन है? मैग्नीज और यूरेका, समझ में आ गया। ऊपर कौन है? चलती है, चालक पदार्थ और शुद्ध पदार्थ ऊपर रहे, इनका तो बढ़ेगा और नीचे स्थिर रहेगा और बीच में घटेगा। अब बताओ कार्बन, बताओ कार्बन ऊपर है? नहीं है, ऊपर तो चालक है। कार्बन नीचे है क्या? नहीं है। मैग्नीज, यूरेका नीचे है। तो कार्बन का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा, ऐसे करना याद। बताओ जर्मेनियम ऊपर है? नहीं है। जर्मेनियम नीचे है? नहीं है, घटेगा। हाँ, अर्धचालक पदार्थ घटेगा, कुचालक पदार्थ घटेगा। इलेक्ट्रोलाइट, बैटरी का रासायनिक पदार्थ, बोलो ऊपर है? नहीं है, ऊपर तो चालक है। बोलो नीचे है? नहीं है, मैग्नीज, यूरेका नीचे है। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट, इसका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगा। सही है। तो जिनका घटता है ना, उनका ताप गुणांक ऋणात्मक आता है। अरे जिनका घटता है उनका ताप गुणांक ऋणात्मक आता है। अब बताओ, कार्बन का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा तो ऋणात्मक, सही है ना? ताप गुणांक, सही है ना? बताओ अर्धचालक पदार्थ का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि न तो ऊपर है और न ही नीचे है। सही बात है। नीचे तो यूरेका, मैग्नीज है, ऊपर शुद्ध पदार्थ, चालक में तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ये सब ऊपर गए। सही बात है कि नहीं? अब बताओ तांबा कहां पर आता है? ऊपर, चालक है। तो तांबे का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घटेगा कि बढ़ेगा। दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में शुद्ध हवा कहां चलती है? ऊपर। शुद्ध पदार्थ का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घटेगा कि बढ़ेगा। दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में। अब बताओ, आपने सुना होगा ना इलेक्ट्रोलाइट, लाइनमैन 18 के पेपर में। इलेक्ट्रोलाइट बोलो ऊपर है क्या? नहीं है। नीचे है क्या? नहीं है, बीच में है, घटेगा प्रतिरोध। सही बात है कि नहीं? बोलो ये ट्रिक बोलो समझ में आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे दोस्तों बताओ, मैग्नीज और यूरेका ये दोनों कहां आते हैं? नीचे दोनों स्थिर रहेंगे ना। तो मैग्नीज और यूरेका, इन दोनों पदार्थों का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध स्थिर रहता है। इसलिए मेरे दोस्तों, जो डाइवर्टर बना होता है ना, ये मैग्नीज का बना होता है। अगर मैग्नीज ऑप्शन में नहीं आए तो क्या दोगे आप लोग? यूरेका यानी कि कांस्टेटन। क्या दोगे मेरे दोस्तों? यूरेका यानी कि कांस्टेटन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या दोगे मेरे दोस्तों? यूरेका यानी कि कांस्टेटन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है ना? अब देखो, इस प्रकार की विधि में सीरीज वाइंडिंग के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगाया जाता है, उसे डाइवर्टर कहा जाता है, जो कि किसका बनेगा? मैग्नीज का। याद रखना, समांतर क्रम में जो प्रतिरोध लगेगा उसे क्या बोलोगे? डाइवर्टर। यह भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, एसएससी जेई के पेपर में, हाँ, यूपी बिजली बोर्ड जयन के पेपर में, हाँ, राजस्थान बिजली विभाग टेक्निकल हेल्पर के पेपर में, हाँ। और क्वेश्चन क्या है कि बताओ सीरीज वाइंडिंग के समांतर क्रम के अंदर जो प्रतिरोध लगाया जाता है ना, उसे
इसे क्या कहते हैं? तो क्या कहोगे मेरे दोस्तों? डाइवर्टर। किसका बनेगा ये? मैग्नीन का। अगर मैग्नीन ऑप्शन में नहीं तो क्या ठोक के आओगे? यूरेका। ये कैसे पदार्थ हैं जिनका ताप बढ़ने पर न तो प्रतिरोध बढ़ता है और न ही प्रतिरोध घटता है, यानी कि स्थिर रहता है। जो कप स्थिर रहता है ना प्रतिरोध, उसका ताप गुणांक 0 होता है। ये दोनों कहां होते हैं? नीचे। ट्रिक से याद करो, ये दोनों कहां होते हैं? नीचे। चालक कहां होता है? ऊपर। शुद्ध पदार्थ कहां होता है? ऊपर। ऊपर का तो बढ़ेगा, नीचे का स्थिर रहेगा, बाकी सब घटेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो फटाफट इस पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन बता देता हूं, चलो अगर मान लिखा नहीं आए ना तो क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, बताओ डाइवर्टर किस पदार्थ का बनाया जाता है? किस पदार्थ का बनाया जाता है? ऐसे आई क्वेश्चन बनाया जाता है। बोलो यही है ना, डाइवर्टर किस पदार्थ का बनाया जाता है। अब देखो मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आप बोलो तांबा, सही है ना। बी बोलो लोहा, कितने प्यारे हो आप लोग। सी बोलो चांदी, आप है ना डेली पढ़ो, हाँ। और डी है यूरेका, लेकिन बेस को क्लियर करो, यूरेका। और ये कांस्टेटन। यूरेका को क्या बोलोगे आप लोग? कांस्टेटन बोलोगे। अब बताओ वैसे डाइवर्टर किसका बना होता है? मैग्नीन का मेरे दोस्तों। तो मैग्नीन आपके पास ऑप्शन में नहीं है ना, तो क्या ठोक के आओगे आप लोग? यूरेका। यूरेका को क्या कहते हैं? कांस्टेटन। लेकिन लड़के की आवाज आ रही है, लड़का मेरे से बोल रहा है। आप भी सोच रहे होंगे सर अगर यूरेका और मैग्नीन ऑप्शन में हो तो क्या करना है? तो जो मेन जो इसकी चीज होती है ना, मेन जो ये पदार्थ होता है वो मैग्नीन होगा। तो याद रखना, अगर ऑप्शन ऐसे आए, अगर ऑप्शन चेंज हो जाए और ये आए आपका तांबा, बी आए आपका यूरेका, सही है ना मेरे दोस्तों, है ना। सी आए, लोगों ये भी आपका कंफ्यूज दूर कर देता हूं मैं, मैग्नीन, है ना। और डी आए आपका लोहा, ऐसा आए। अब बताओ डाइवर्टर किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन चेंज हुआ है ना, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। बताओ मुख्य रूप से किसका बनेगा? ये मैग्नीन का, सही है ना। तो बताओ अब आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों? मैग्नीन। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है ना? प्लीज आपसे बार बार बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करो और आप लोग कमेंट जरूर किया करो। समझ में आया तभी तो मुझे पता पड़ेगा कितने स्टूडेंट मेरे साथ साथ चल रहे हैं। और अपने दोस्तों से जरूर बोलो यार, जब तक आप अपने दोस्तों से नहीं बोलोगे तो उनको क्या पता कि कौन सा टीचर कैसे पढ़ाने में लग रहा है। समझ में आ गया ना? आप ही स्टूडेंट हो जो मुझे आगे बढ़ा सकते हो। अभी तो देखना मैं आपको किस प्रकार थ्योरी को सेट करता हूं। तो प्लीज आप एक बार अपने दोस्तों से जरूर बोलना, आपकी वो जरूर मानेंगे, है ना। तो देखो फटाफट स्क्रीनशॉट लो इस पॉइंट का जल्दी से। हाँ जी, हाँ ले लिया ना। अब देखो, अब देखिएगा, अब मैं क्वेश्चन बनाऊं इसके में। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं इसके। अब देखना क्वेश्चन क्या कहता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन बना रहा हूं, देखो क्वेश्चन पहला है कि बताओ डीसी सीरीज जनरेटर में, डीसी सीरीज जनरेटर में डाइवर्टर के मान को बढ़ाने पर प्रेरित वोल्टेज क्या होती है? ये क्वेश्चन है, प्रेरित वोल्टेज क्या होती है। अब देखो मेरे दोस्तों, प्रेरित वोल्टेज क्या होती है, ये क्वेश्चन है। बताओ डीसी सीरीज जनरेटर में डाइवर्टर के मान को बढ़ाने पर प्रेरित वोल्टेज का मान क्या होता है ना। समझ में आ रहा है ना? अब देखो यार, घटता है, 1 मिनट, घटता है, सही है ना। बी बढ़ता है, कोई टेंशन नहीं है, मैं हूं। और सी स्थिर, सी क्या आएगा? स्थिर।
और डी कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन है। अब बताओ जब आप प्रतिरोध के मान को बढ़ा दोगे ना, जब भाई बताओ प्रतिरोध करंट का क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध। अब इस डायग्राम को देखना, इससे ये हल होगा। डायग्राम बिना ये चीज याद नहीं होगी आप लोगों को। तो बताओ जब आप इस प्रतिरोध के मान को बढ़ा दोगे तो माना यह इस आर्मेचर के अंदर से करंट चल रही है दोस्तों, मान रहा हूं केवल 10 एम्पियर की। कितनी चल रही है दोस्तों, 10 एम्पियर की आई है करंट प्रेरित वोल्टेज की। अब बताओ जब 10 एम्पियर की करंट आई है, हाँ, तो बताओ जब प्रतिरोध के मान को बढ़ा दोगे, जब प्रतिरोध के मान को बढ़ा दोगे तो बताना करंट नीचे आ सकती है क्या, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध करंट का विरोध करता है। एक बार और समझो जिसके समझ में नहीं आया। देखो दोस्तों, माना आर्मेचर जो वोल्टेज का उत्पादन कर रहा था ना, उसकी करंट कितनी थी, 10 एम्पियर। अब करंट आगे चल रही है लेकिन प्रतिरोध का मान क्या है दोस्तों, उच्च है। जब प्रतिरोध का मान उच्च होगा तो करंट पूरी, सबसे ज्यादा करंट किस में जाएगी, फील्ड वाइंडिंग में। इसमें कम आएगी करंट, इसमें ज्यादा क्यों जाएगी, क्योंकि इसके प्रतिरोध का मान उच्च है। इसके प्रतिरोध का मान क्या है, उच्च। जब प्रतिरोध का मान उच्च है तो करंट पूरी फील्ड वाइंडिंग में जाएगी। फील्ड वाइंडिंग में जब करंट का मान बढ़ेगा तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा, और जब इसमें चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा बढ़ेगा तो जनरेटर में जितना चुंबक बनेगा उतनी ही वोल्टेज का मान बढ़ता है। बोलो सही है ना। तो बताओ वोल्टेज का मान क्या होगा मेरे दोस्तों, बढ़ता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, देखिएगा। डीसी सीरीज जनरेटर में आराम से देखो, डीसी सीरीज आपके एक एक चीज समझ में आएगी। डीसी सीरीज जनरेटर में बस आप लोगों का थोड़ा सा साथ चाहिए। डीसी सीरीज जनरेटर में डाइवर्टर के मान को घटाने पर, ये ने घटाया अब की बार, घटाने पर प्रेरित वोल्टेज क्या होती है, प्रेरित वोल्टेज क्या होती है। ये क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, प्रेरित वोल्टेज क्या होती है, ये वाला क्वेश्चन है। हाँ, प्रेरित वोल्टेज क्या होती है। ऑप्शन नंबर फिर एक यही लग रहा है, घटता है, यही लगेगा। ऑप्शन बी बढ़ता है। कितने प्यारे हो आप। सी स्थिर, बस पढ़ाई करो अपनी, स्थिर। और डी कोई नहीं। आपको पता है जब एग्जाम लगती है, भर्ती निकलती है तो बहुत जल्दी एग्जाम लग जाती है। अभी से तैयारी करो आप लोग, एक एक नोट्स बनाओ ताकि भर्ती निकलने पर आप रिवीजन कर सको। क्यों, क्योंकि दोस्तों इस टाइम सब स्टूडेंट पढ़ने में भी लग रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं सब। ये छोटी मोटी चीज तो सबको याद होने लग गई है, आए कि नहीं है। तो कंपटीशन का लेवल घटा नहीं है, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं है। अब कंपटीशन के क्वेश्चन होते हैं ये वाले, ये कंपटीशन को उधर उधर करते हैं, समझ में आ गया। बाकी चीज तो सब रट लेते हैं, ये हर किसी के माइंड में नहीं चलती है। तो बताओ जब इस प्रतिरोध के मान को घटाओगे आप लोग, माना इसके प्रतिरोध का मान कम कर दिया है, तो बताओ इसमें भी धारा आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। क्यों, क्योंकि इसके प्रतिरोध का मान घट गया है। जब इस प्रतिरोध के मान घटा देंगे तो धारा इसमें लुढ़क जाएगी। तो माना दोस्तों इसमें 3 एम्पियर की लुढ़क गई, तो ऊपर कितनी जाएगी, अब 7। कितनी जाएगी, 7। अब बताओ जब फील्ड वाइंडिंग में 7 एम्पियर की, यानी कि पहले तो 8, 9, 10 जा रही थी, अब इसके प्रतिरोध के मान को घटा दिया डाइवर्टर का, तो करंट इसमें लुढ़क चुकी है और फील्ड वाइंडिंग में धारा कम जाएगी। जब फील्ड वाइंडिंग में धारा कम जाएगी ना तो चुंबक कम बनेगा, और जब चुंबक कम बनेगा तो बताओ वोल्टेज का मान घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना। तो आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों, घटता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों, 2। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखो, एक डीसी सीरीज जनरेटर, अब देखना, एक डीसी सीरीज जनरेटर कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है, कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है। सही है ना मेरे दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीसी सीरीज जनरेटर कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है। सही है ना, उत्पादन करता है। बोलो राइट है ना। यदि, अरे सही है ना, यदि यदि इसकी फील्ड वाइंडिंग के समांतर में लगे, इसकी फील्ड वाइंडिंग के समांतर में लगे डाइवर्टर को हटा दिया जाता है। देखो डाइवर्टर को हटा दिया जाता है
क्या कर रहे हैं, हटा दिया जाता है। सही है ना, हटा दिया जाता है। तो प्रेरित वोल्टेज क्या होगी, प्रेरित वोल्टेज क्या होगी, ये है। अब देखो मेरे दोस्तों क्वेश्चन देखना, एक डीसी सीरीज जनरेटर कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है। बोलो यहां तक समझ में आ गया ना। अब बताओ, यूं कह रहा है ये कि यदि इसकी फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में लगे, यदि फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में लगे इस डाइवर्टर को हटा दिया जाता है। अगर आप लोग इस डाइवर्टर को हटाओगे ना तो वोल्टेज क्या होगी। अब बताओ मेरे दोस्तों, जब तुमने डाइवर्टर लगा रखा है तो कितनी धारा लुढ़क रही है इसके अंदर, 3 एम्पियर की। सही है ना। अगर तुम इसको हटा दोगे, लो हटा दिया, अब बताओ ये पूरी करंट 3 एम्पियर की कहां जाएगी, ऊपर ही जाएगी, नीचे तो आएगी नहीं है, तार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये पूरी करंट ऊपर चल जाएगी और 7 की जगह कितनी हो जाएगी ऊपर, 10। समझ में आए ना, क्यों, क्योंकि अब बताओ एक बात बताओ, अब देखो बताओ, ऊपर 10 एम्पियर की करंट है, अब पूरी करंट किस में जा रही है दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग में। फील्ड वाइंडिंग, अगर तुम इस डाइवर्टर को लगा दोगे, इस तार को लगा दोगे, जब तुमने तार लगा दिया है तो कुछ ना कुछ धारा तो इसमें लुढ़केगी ना, चाहे 1 एम्पियर या माना चलो 1 एम्पियर। भाई ये तार है ना मैग्नीन का, ये कुछ अलग थोड़ी है, ये मैग्नीन का तार है, तो इसमें कुछ ना कुछ धारा तो आएगी आएगी यार। अगर इसमें 1 एम्पियर भी आ रही है मेरे दोस्तों तो ऊपर कितनी है, 9। समझ में आ गया। अब बताओ मेरे दोस्तों, अगर मैं यहां से इसको हटा देता हूं तार को तो पूरी धारा काई में जाएगी, फील्ड वाइंडिंग में जाएगी ना, तो 9 की जगह कितनी हो जाएगी, ये 10 एम्पियर की हो जाएगी। पहले 10 थी ना, पहले कितनी थी, 10। अब बताओ फील्ड वाइंडिंग में जब इसको हटाया तुमने, डाइवर्टर को हटाया, तो डाइवर्टर की करंट कहां गई है, पूरी फील्ड वाइंडिंग में। जब करंट बढ़ेगी ना फील्ड वाइंडिंग के अंदर, जब करंट बढ़ेगी तो बताओ चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा ना तो प्रेरित वोल्टेज का मान भी क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। एक बार और देखो, बताओ, अब बताओ मेरे दोस्तों, ऊपर कितनी एम्पियर की धारा है, 10 एम्पियर की। अब तुमने यहां मान लो डाइवर्टर लगा दिया है, एक तार लगा दिया है, तो बताओ इसका तुम मान घटाओ भी मत और बढ़ाओ भी मत, कुछ मत करो, लेकिन ये तार है, तार में तो करंट आएगी आएगी ना, चाहे 1 एम्पियर की लुढ़क, लेकिन लुढ़केगी तो जरूर ना। अरे समझ, 2 की भी लुढ़क सकती है, ये कितने की भी लुढ़क, चाहे 0.5 की, लेकिन करंट तो इसमें आएगा क्योंकि तार है। अगर इसको हटाओगे तो इसमें कोई करंट नहीं आएगा। अगर तुमने इसको लगाया है तो इसमें करंट तो आनी आनी है। तो जब इसमें करंट आ गई, मान लो 1 एम्पियर की आ गई, टोटल कितनी थी, 10 चली थी यहां से, अब यहां ऊपर कितनी जाएगी फील्ड वाइंडिंग में, 9। सही है ना। अगर मैं इसको हटाऊं, हाँ, तो 1 एम्पियर की कहां गई है, ऊपर, 9 की जगह कितनी हो गई, 10। अब तो समझ में आ गया, अब तो चलूं ना आगे मैं। अब बताओ फील्ड वाइंडिंग में करंट बढ़ेगी, हाँ, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, हाँ, वोल्टेज का मान घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा ना मेरे दोस्तों। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। तो बेटा प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अपने दोस्तों से बोलो किस क्वालिटी की टेक्निकल चल रही है, इस क्वालिटी के एक एक क्वेश्चन बेस क्लियर होना चाहिए। ये आपके छुट्टियों का टाइम है, इसमें एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करो, एक एक पॉइंट को कंप्लीट करो। तो बताओ वोल्टेज क्या होगी, ए घटती है, बी बढ़ती है, सी स्थिर और डी कोई नहीं, ऐसा है। डी क्या आएगा, कोई नहीं। तो बोलो क्या होएगी दोस्तों, बढ़ेगी ना। आंसर क्या आएगा इसका, बी, बढ़ती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और रह गया इसका, अब इसका मैं एक यहीं लगा देता हूं, क्वेश्चन देखना। अब बताओ, अब एक बात बताना मेरे को, आप लोग देखो, अब ये सीरीज जनरेटर है ना, सीरीज जनरेटर है। अब ये कुछ वोल्टेज का उत्पादन कर रहा है, सही है ना। तो देखो डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है। कुछ वोल्टेज का क्या कर रहा है दोस्तों, उत्पादन करता है।
उत्पादन करता है। अब देखो दोस्तों, पहले तो आपने क्या किया, डाइवर्टर को हटाया। अब देखो डाइवर्टर नहीं लग रहा है तुम्हारा, देखो डीसी सीरीज जनरेटर कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है, सही है। अब ध्यान रखना, अब यदि इसके समांतर क्रम में, यदि फील्ड के समांतर क्रम में यही है ना दोस्तों, समांतर क्रम में डाइवर्टर लगा दिया जाता है। क्या लगाओगे, डाइवर्टर लगा दिया जाता है, सही है ना, डाइवर्टर लगा दिया जाता है, सही है ना। तो बताओ प्रेरित वोल्टेज क्या होती है, प्रेरित वोल्टेज क्या होती है, ये क्वेश्चन है, सही है ना। प्रेरित वोल्टेज क्या होती है, ओके है ना, समझ में आ रहा है ना, सी दिख रहा है ना सारा कुछ। अब देखो ए घटती है, बताइयो, सब ध्यान रखना। बी बढ़ती है, अरे सही है ना। सी स्थिर और डी नो, ऐसे आएगा। अब बताओ मेरे दोस्तों, अब बताना आप लोग, देखो अब यहां पर डाइवर्टर नहीं लग रहा है और जनरेटर कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है। अब यूं कह रहा है, अगर यदि फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में डाइवर्टर लगा दिया जाता है, अब बताओ अभी तो नहीं है ना कुछ भी, तो बताओ पूरी करंट किस में जा रही है, फील्ड वाइंडिंग में। अरे आर्मेचर से निकल के करंट पूरी किस में जा रही है, फील्ड वाइंडिंग में। जब पूरी करंट फील्ड वाइंडिंग में जाएगी ना, तो फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा और वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। अब बताओ, यूं कह रहा है जैसे ही तुमने डाइवर्टर लगाया है समांतर क्रम के अंदर, डाइवर्टर लगा दिया जाता है, तो बताओ जब जैसे ही तुमने डाइवर्टर लगाया है, आप लोगों ने यहां पर प्रतिरोध लगा चुके हो, तो बताओ ये तार ही तो है। जब इसमें तार में करंट लुढ़केगी कि नहीं लुढ़केगी, कुछ तो करंट आएगी। अब माना इसमें ऊपर तो 10 थी, पहले पूरी जा रही थी, अब इसमें 1 एम्पियर की करंट भी लुढ़क गई, तो बताओ माऊ पर अब कितनी रह गई है, 9 एम्पियर की, सही है ना दोस्तों। ये तार है, इसमें तो करंट आनी है। एक बार और देखो, अब बताओ इस डाइवर्टर को आप हटा दिया ना आपने। अब बताओ पूरी करंट कहां जा रही है, फील्ड वाइंडिंग में। पूरी करंट कहां जा रही है, फील्ड वाइंडिंग में, सही है ना। अब बताओ यदि आप यहां पर एक तार जोड़ देते हो, यहां पर आपने एक तार जोड़ दिया है, तो सच बताओ इसमें करंट लुढ़केगी कि नहीं लुढ़केगी। अरे लुढ़केगी ना, क्योंकि ये तार है। अब इसमें करंट आ चुकी है, माना 1 की आई है, कम से कम ले लूं, अगर 1 की आई है तो ऊपर कितनी रह गई है, 9। तो बताओ पहले तो फील्ड वाइंडिंग में 10 जा रही थी जब ये था नहीं, हाँ अब इसको लगा दिया है तो ऊपर कितनी रह गई है, 9। फील्ड वाइंडिंग में करंट का मान घट गया है। जब फील्ड वाइंडिंग में करंट घट गई तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी घट गया है। जब चुंबकीय फ्लक्स का मान भी घट गया है तो प्रेरित वोल्टेज भी क्या होगी दोस्तों, घटेगी। बताओ देखो, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इसके तुम्हें बता दिए मैंने। डाइवर्टर कंट्रोलर के, सीरीज जनरेटर के 4 क्वेश्चन हैं। बोलो तुम्हारे चारों समझ में आए कि नहीं आए, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक बार और बता देता हूं, देखो दोस्तों, जब डीसी सीरीज जनरेटर में डाइवर्टर के मान को बढ़ाया जाता है, आराम से सुनना, देखो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, आराम से, हमारे पास में काफी टाइम भी है। देखो सीरीज जनरेटर में डाइवर्टर के मान को बढ़ाने पर प्रेरित वोल्टेज क्या होती है। अब बताओ, मान रहा हूं मैं, देखो माना यहाँ है 10 एम्पियर की टोटल करंट। जब 10 एम्पियर की टोटल करंट थी तो इसमें कुछ ना कुछ तो करंट आएगी। तो माना ऊपर जा रही थी 8 और नीचे आ रही थी 2, सही है। अब बताओ जब इस डाइवर्टर के मान को बढ़ा दिया जाता है, प्रतिरोध करंट का विरोध करता है, ये भी जानते हो। जब इस प्रतिरोध के मान को बढ़ाओगे तो पहले 2 आ रही थी जब कुछ नहीं था, अब इसके प्रतिरोध के मान को बढ़ा दिया तो ये 2 आ सकती है क्या, नहीं, कम आएगी करंट। तो माना यहाँ 2 के बजाय 1 आ रही है, अब तो ऊपर 8 की बजाय कितनी हो गई है, 9। क्यों, प्रतिरोध बढ़ा दिया है तो कम करंट आएगी, इसमें ऊपर ज्यादा जाएगी। जब ऊपर ज्यादा जाएगी करंट दोस्तों, तो ये फील्ड वाइंडिंग में जा रही है। फील्ड वाइंडिंग में करंट का मान बढ़ते ही चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो प्रेरित वोल्टेज का मान भी बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बढ़ती है। बोलो क्लियर हो गया। अगला, डीसी सीरीज जनरेटर में यदि डाइवर्टर के मान को घटाने पर प्रेरित वोल्टेज का मान क्या होगा। अब बताओ, जब इसके प्रतिरोध के मान को कम
कम किया जाता है। जब प्रतिरोध कम करोगे तो इसमें करंट ज़्यादा आएगी, तो माना इसमें 3 एम्पियर की करंट आ गई, तो 3 की आ गई तो ऊपर कितनी रह गई है दोस्तों 7। तो बताओ फील्ड वाइंडिंग में धारा कम जाएगी, चुंबकीय फ्लक्स घटेगा और वोल्टेज का मान भी घटेगा। बोलो सही बात है कि नहीं? क्लियर हो गया ना? घटेगी ना वोल्टेज। आगे देखो मेरे दोस्तों, अब बताओ इसमें कितनी लुढ़क रही है 3। अब यूँ कह रहा है एक डीसी सीरीज जनरेटर, मेरे दोस्तों अच्छे से देखना यार, बताओ एक डीसी सीरीज जनरेटर कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है, सही है ना? कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है। यदि इसकी समांतर, इसकी फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में लगे डाइवर्टर को हटा दिया जाता है। अगर तुम इसको देखो 3 लुढ़क रही है, अगर इसको हटा दोगे तो अब पूरी 3 कहाँ जाएगी? ऊपर। अरे सही है ना? समझ में आ रहा है ना? तो बताओ 7 की जगह पूरी कितनी जाएगी? 10। जब 10 गई है तो फील्ड वाइंडिंग में करंट बढ़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा और वोल्टेज का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। अब बताओ, अब डाइवर्टर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। अरे डाइवर्टर लग रहा है कि नहीं लग रहा? अब यूँ कह रहा है डीसी सीरीज जनरेटर कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है यदि फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में डाइवर्टर को लगा दिया जाता है। अब मेरे दोस्तों जब तुम इसके डाइवर्टर को लगा ही दोगे तो बताओ इसमें कुछ ना कुछ धारा नीचे लुढ़केगी कि नहीं लुढ़केगी? अरे कुछ ना कुछ करंट तो आएगी ना। तो मेरे दोस्तों यदि इसमें कुछ भी करंट आ गई, माना इसमें 2 एम्पियर की भी आएगी, कुछ तो आएगी ना, 2 एम्पियर की भी आ गई तो ऊपर कितनी रह गई है? 8। फील्ड वाइंडिंग में करंट घट गई है, चुंबकीय फ्लक्स का मान घट गया है, उत्पन्न वोल्टेज भी क्या होगी? घटेगी। तो दोस्तों ऐसे टेक्निकल चलती है और तुम लोग इनको रटने में लग रहे हो। अरे टेक्निकल रटने से काम नहीं चलेगा, मेरी बात मानो। मैं तुमसे कई बार इस YouTube चैनल पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, तुम जागो दोस्तों। तुम ऐसे एक एक क्वेश्चन का बेस क्लियर करो। ढंग से बेस क्लियर करने पे ही मैं अगर तुम्हें सीरीज जनरेटर पढ़ा रहा हूं ना, अगर संट के ऐसे क्वेश्चन लिखाऊंगा तो तुम ये सीरीज भूल जाओगे जो क्वेश्चन रट रखे हैं तुमने। हाँ, पर कंपाउंड के लिखाऊंगा तो तुम दोनों ने भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक बेस क्लियर नहीं है चीजों का, जब तक कुछ भी हल नहीं हो सकता है। समझ में आ गया ना? बोलो आज मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लीज अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप अभी सबसे पहले, बाद में क्लास लेना, इस वीडियो को आप अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्त के पास प्लीज शेयर कर दो। उसको कॉल लगाकर बोलो कि आप इस सर की क्लास लो, कुछ नया नहीं मिले तो बोलना। समझ में आ गया? बहुत अच्छे लेवल से, और कोई ऐसा भी कमजोर से कमजोर छात्र हो, आप पूरी वीडियो देखो, एक एक दिन की पर दिन की क्लास लो, आपके सब कुछ समझ में आएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। रुको 1 मिनट, मैं आ रहा हूं केस में। हाँ जी जल्दी ले लो। हाँ जी ले लिया ना? अब देखो अब क्या होता है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका। अब देखो, अब सीरीज जनरेटर कंप्लीट हो गया ना? बोलो कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया ना? अब देखो अब क्या होता है, अगला जो पॉइंट आता है, अगला जो पॉइंट है इसका, अगला क्या पॉइंट है? देखो भाई अगला पॉइंट और पढ़ा देते हैं। चलो, लड़के बोल रहे हैं कि सर ग्राफ वगैरह और बता दो थोड़े से, तो देखो ग्राफ वगैरह और बता देता हूँ, आप बताना। अब देखो डीसी सीरीज जनरेटर के अभिलाक्षणिक वक्र, डीसी सीरीज जनरेटर के अभिलाक्षणिक वक्र, अभिलाक्षणिक वक्र, यही बात है ना? डीसी सीरीज जनरेटर के अभिलाक्षणिक वक्र, ये क्या पॉइंट है? अब मेरे दोस्तों देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अपन खींचेंगे इसमें लोड एवं प्रेरित ईएमएफ के मध्य, यानी कि लोड धारा, पहला वक्र जो खींचा जाएगा वो खींचा जाएगा लोड धारा एवं प्रेरित ईएमएफ के मध्य, प्रेरित ईएमएफ के मध्य, ऐसा वक्र है ये, है ना? देखो लोड धारा एवं प्रेरित ईएमएफ के मध्य। अब मैं आपको समझाऊंगा। अब बताओ बेटा, इसके अंदर प्रेरित वोल्टेज होता है ना? अब देखिएगा, अब मैं पहले इसको बताता हूं। देखो वक्र समझ में आएगा आपके। ये आर्मेचर है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ये सीरीज वाइंडिंग है, सही है ना दोस्तों? ये सही है, यहाँ तक समझ में आया ना? अब देखो, अब यूँ कह रहा है ये दोस्तों कि मैंने कल आपको पढ़ाई थी क्लास में, ये चीज़ पढ़ाई थी मैंने। ये कौन सी बाइंडिंग है? सीरीज बाइंडिंग।
कौन सी बाइंडिंग है? सीरीज बाइंडिंग। अब मेरे दोस्तों देखो, आप लोग यहां पर लोड लगा, ये लोड लगा दिया आपने ये वाला। हाँ, आपको पता है ये सीरीज जनरेटर है, इसमें करंट का मान समान होगा। सीरीज प्रणाली के अंदर, सीरीज संयोजन में करंट समान चलती है। क्यों चलती है भाई ये बताओ? क्योंकि सीरीज में एक ही तार प्रयोग होता है, इसमें करंट सेम चलती है। अब यूँ कह रहा है लोड धारा, कौन सी धारा बेटा? लोड धारा। अब देखो मेरे दोस्तों, लोड करंट, अब ये देखो ये लोड करंट हो गई आपकी ये वाली। हाँ, ये प्रेरित ईएमएफ हो गया, ये ई हो गया। अब देखो मेरे दोस्तों, आप लोग अच्छे से देखना, अब क्या होता है। अब इसमें मैं आपको बताता हूं, एक मिनट रुको, और आप बढ़िया समझ में तो आ रहा है ना, क्लियर हो रही है ना चीज़ें? आप नोट्स बनाओ, आपको रेगुलर ऐसी डेली क्लास लूँगा मैं, आए कि नहीं आए। और मज़ा तो देखो बेटा, मेरे को भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं। पहली बात तो मैं अपने एरिया में खूब अच्छा हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ाए भी हैं, आए कि नहीं, क्लास चलती है, फुल बैच चलते हैं मेरे, तो मुझे वैसे ही टाइम नहीं मिलता। लेकिन जो लड़के दूर के हैं वो आने में असमर्थ है, उनको दिखाने के लिए कि भाई किस लेवल का पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाना स्टार्ट किया है। और ये ज़रूरी भी है, आए कि नहीं आए, कि भाई आप लोगों को कुछ देखने को मिले, नई कुछ चीज़ सीखने को मिले। इन चीज़ों को एक जगह बता रहा हूँ मैं, इन सारी चीज़ों को, जैसे कि मैंने कम्यूटेटर बताया, कम्यूटेटर के मैंने 20-25 क्वेश्चन लिखाए, कार्बन ब्रुश के 15-20 क्वेश्चन एक जगह आपको लिखा दिए। ये मैटर आपको भी पता है दोस्तों, एक बुक के अंदर नहीं मिलता है। 25-30 बुकों को जब पढ़ोगे तो पूरी जिंदगी इनमें निकल जाएगी, आए कि नहीं, भर्ती आके चली जाएगी, तुम्हारी वो बुक ही कंप्लीट नहीं होगी। जब आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ रही है, जब मैं आपको एक जगह एक मैटर लिखा रहा हूं, तो आप बस पढ़ना ही तो है, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ एक जगह मैटर है। बस जब आप ये बताओ मेरे को, पेपर सॉल्व कब करते हैं? अरे यार, पेपर सॉल्व जब करे जाते हैं जब उस चैप्टर का आपको पूरा ज्ञान हो, जब आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया रच रच के, जब पेपर सोल्डिंग होती है कि बताओ पेपर सोल्व जब ही तो करते हैं कि हाँ भाई अब मैं पूरी कोर्स कर चुका हूं, अब मैं कितने क्वेश्चन लेवल के कर रहा हूं, किस लेवल पे मैं पहुंच रहा हूं, समझ जब ही तो होगा क्लियर। आपने बुक पढ़ी नहीं, आपको बेस क्लियर हुआ नहीं, कौन सी चीज क्या होती है, पेपर को सोल्व करने बैठ जाओ, पीडीएफ को, समझ में आ गया ना? तो पीडीएफ को सोल्व करने से क्या होगा? आप तो मेरे को ये बताओ, तुम चैप्टर का बेस ज्ञान है नहीं है? हाँ, तो पहले इनको कंप्लीट बेस करो, इसे ही सक्सेस की सिस्टम कहा जाता है। आप समझो, पहले पूरा एक एक चैप्टर पढ़ो, ये नहीं कि आप मेरे से पढ़ो, मैं कह रहा हूं कि आप मेरे से पढ़ो नहीं, आप बुकों से पढ़ो, किसी से भी पढ़ो आप लोग, लेकिन पहले चैप्टर को पूरा पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, जब जाके आप पेपर को सॉल्व करो, जब मजा है उनको सॉल्व करने का। समझ में आ रहा है ना? तो देखो, अब बताओ, अब देखो आप लोग कि आपको पता है ना कि ये लोड करंट है, ये 0 पॉइंट लगा यहां से। अब बताओ, आपको सबको पता है कि अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण पहले आर्मेचर में 2 वोल्ट बनती है। कल बताया था ना, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण पहले आर्मेचर में कितनी वोल्ट बनेगी? 2 वोल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितनी वोल्ट बनेगी? 2 वोल्ट। समझ में आया? तो पहले तो 2 वोल्ट बनी, यहां मान लो 2 वोल्ट ये बन गई। हाँ, तो यह ग्राफ शून्य से क्यों चालू नहीं हुआ? क्या कारण था? क्योंकि लोड पे करंट शुरू में नहीं गई है, पहले लोड पे करंट नहीं गई है, पहले आर्मेचर में वोल्टेज उत्पन्न हुई है। और कितने वोल्ट की? 2 वोल्ट की। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कितने वोल्ट की उत्पन्न हुई है? 2 वोल्ट की। किसके कारण? अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण। जो चुंबक के ध्रुवों पर जो शेष बचा जो चुंबक होता है ना, जो थोड़ा सा कम मान का जो चुंबक होता है, जो जनरेटर में पड़ा रहता है ध्रुवों पर, जब आर्मेचर को घुमाते हैं ना, तो पहले वो चुंबकीय फ्लक्स करता, थोड़ा सा वो चुंबकीय फ्लक्स करता है ना, जब अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण ये वोल्टेज बनती है, इसे बोला जाता है अवशिष्ट चुंबकत्व की वोल्टेज, ये 2 वोल्ट। हाँ, अब बताओ, मानो यहां पर 5 एम्पीयर की लोड धारा है। अब देखो, लोड करंट ऐसे चल रही है, 5 की सेम चल रही है। अब बताओ, जब लोड धारा बढ़ेगी, मान लो 5 की जगह तुमने 8 कर दी, हाँ, अब बताओ 8 एम्पीयर की धारा इसमें जाएगी कि नहीं जाएगी? पहले फील्ड वाइंडिंग में कितनी जा रही थी मेरे दोस्तों? 5 की। अब बताओ कितने की जाएगी? 8 की। अब बताओ, फील्ड वाइंडिंग में करंट घटी है कि बढ़ी है? बढ़ी है। जब फील्ड वाइंडिंग में करंट बढ़ेगा मेरे दोस्तों, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ता है ना, तो लोड करंट बढ़ने से प्रेरित ईएमएफ, यानी कि जैसे ही इसके अंदर लोड करंट बढ़ी,
तो फील्ड वाइंडिंग में भी करंट बढ़ेगी, और जैसे ही फील्ड वाइंडिंग में करंट बढ़ेगा तो चुंबक भी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि प्रेरित वोल्टेज का मान भी बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे इसके प्रेरित वोल्टेज का मान भी बढ़ता है। आपसे पूछे बताओ ग्राफ ऊपर से चालू क्यों हुआ, या ऊपर से जीरो से चालू क्यों नहीं हुआ, कह देना अब से चुंबकत्व के कारण पहले 2 वोल्ट बन जाती है, फिर लोड पे करंट आती है। ये समझाया कि नहीं समझाया मैंने? जब वोल्टेज फुल वोल्टेज बनाता है, जब लोड पे आती है पहले तो करंट कितनी वोल्ट बनती है, 2 वोल्ट, इसलिए ग्राफ ऊपर से चालू हुआ है तुम्हारा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो दोस्तों इसका क्या है, इसका आंसर क्या होगा कि लोड धारा बढ़ने पर, पहला ग्राफ है कि जनरेटर में, डीसी सीरीज जनरेटर में, डीसी सीरीज जनरेटर में लोड धारा बढ़ने पर, लोड धारा बढ़ने पर प्रेरित ईएमएफ का मान भी बढ़ता है। प्रेरित ईएमएफ का मान भी, प्रेरित ईएमएफ को प्रेरित वोल्टेज भी कहते हैं क्योंकि ईएमएफ की इकाई वोल्टेज होती है। प्रेरित ईएमएफ का मान भी बढ़ता है। बोलो आपके समझ में आया कि नहीं आया है? यहाँ तक बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो दोस्तों दूसरा जो सेकंड है इसका वक्र है वो होता है दोस्तों फील्ड धारा। कौन सी धारा दोस्तों? फील्ड धारा एवं, फील्ड धारा एवं प्रेरित ईएमएफ के मध्य। अब देखो दोस्तों प्रेरित ईएमएफ के मध्य ये क्या कह रहा है। अब मेरे दोस्तों मैंने भी आपको अभी बताया था, अब ये ग्राफ मैं नीचे खींच रहा हूँ, फिर वापस इसका ये वाला खींच दिया है मैंने। कौन सी धारा? ये फील्ड धारा। देखो मेरे दोस्तों आई से तो धारा, एफ से फील्ड, सही है ना, फील्ड धारा। ये ईएमएफ है मेरे दोस्तों, ये ईएमएफ है। अब देखो बताओ, आपको पता है, फिर दोबारा मुझे चित्र बनाना पड़ेगा यहाँ लड़कों को समझाने के लिए। एक एक क्वेश्चन चित्रों के द्वारा समझ में आता है, जब जाके पार पड़ेगी आपकी। अब बताओ मेरे को, सबसे पहले आर्मेचर में 2 वोल्ट बनी, अब से चुंबकत्व के कारण, अब ये 2 वोल्ट की करंट है ना, जो 2 वोल्ट की करंट है फिर गई है इस फील्ड वाइंडिंग में। ये फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो बताओ पहले क्या हुआ, आर्मेचर में वोल्टेज बनी है, फील्ड वाइंडिंग में करंट गई। इस सीरीज जनरेटर के अंदर विद्युत चुंबक जनरेटर है, इसमें आर्मेचर में पहले आपसे चुंबकत्व कारण 2 वोल्ट बनी। अब यह 2 वोल्ट की करंट किस में जाएगी? फील्ड वाइंडिंग में। जब फील्ड वाइंडिंग की करंट बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा, और चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा ना, तो ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा। अब बताओ, अब से चुंबकत्व के कारण पहले कितनी वोल्ट उत्पन्न हुई है? 2 वोल्ट। यहां पे 2 वोल्ट आ गई पहले, जब भी तो जीरो से ऊपर स्टार्ट हो रहा है ग्राफ। अब बताओ जैसे जैसे फील्ड वाइंडिंग में करंट बढ़ेगी ना, तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने के कारण प्रेरित ईएमएफ का मान भी क्या होगा मेरे दोस्तों? बढ़ेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो मेरे दोस्तों वापस, अब से चुंबकत्व के कारण पहले 2 वोल्ट बढ़ती है, यहां तक समझ में आ गया। फिर इस फील्ड वाइंडिंग में करंट जाती है, 2 वोल्ट की करंट फील्ड वाइंडिंग में जाती है। जब फील्ड वाइंडिंग में करंट बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने के कारण प्रेरित ईएमएफ का मान भी बढ़ता है। तो देखो एज ए सिंपल, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे पेपर में आएगा। तो क्या है, डीसी सीरीज जनरेटर में, डीसी सीरीज जनरेटर में, डीसी सीरीज जनरेटर में फील्ड धारा का मान बढ़ने पर, फील्ड धारा का मान बढ़ने पर, फील्ड धारा का मान बढ़ने पर, बोलो सही है ना, फील्ड धारा का मान बढ़ने पर प्रेरित ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ का मान भी बढ़ता है। प्रेरित ईएमएफ का मान भी बढ़ता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? प्रेरित ईएमएफ का मान भी बढ़ता है। बोलो दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? प्लीज आज इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से बोले यार, अपने दोस्तों से बोलो यदि क्लास में मजा आ रहा है। समझ में आ गया ना? तो अब डीसी सीरीज जनरेटर अब कंप्लीट हुआ है। अब देख लो तुम, मैं इसको कितनी देर से पढ़ा रहा हूं, कल से, अब जाके डीसी सीरीज जनरेटर कंप्लीट हुआ है। एक एक पॉइंट पढ़ा है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो इस पॉइंट का मेरे दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ जी, ले लिया ना? अब देखो, अब अगला जो जनरेटर होता है ना, मिटा दो इसको। अब देखो,
अब सेकंड जो जनरेटर आता है, आराम से देखना, कोई टेंशन नहीं है। देखो अब जो सेकंड जनरेटर आता है ना, उसका नाम है डीसी शंट जनरेटर। कौन सा नाम है दोस्तों? देखो डीसी शंट, कौन सा? डीसी शंट, सही है ना, यानी कि दिष्ट पार्श्व जनित्र, सही है ना, दिष्ट पार्श्व जनित्र, यानी कि डीसी शंट जनरेटर। क्या? डीसी शंट जनरेटर। अब देखो डीसी शंट जनरेटर क्या होता है, डीसी शंट जनरेटर क्या है, अब देखिएगा। बताओ दोस्तों, देखो डीसी शंट जनरेटर का मैं डायग्राम बनाता हूं पहले आपके लिए। हाँ जी, अब देखिएगा आप लोग, डीसी शंट जनरेटर है, ये डीसी शंट जनरेटर है, समझ में आ गया ना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो पतले तार हैं, अधिक टर्न हैं, सही है ना मेरे दोस्तों। पतले तो तार हैं, अधिक टर्न है, ये आर्मेचर हो गया। ये देखो एफ से तो वाइंडिंग, एस एच से शंट, देखो एफ से तो फील्ड वाइंडिंग, एस से शंट हो गया। इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों, यानी कि ये होता है ना, इसे बोलते हैं डीसी शंट जनरेटर। कौन सा मेरे दोस्तों? डीसी शंट जनरेटर। क्या चीज़ होती है? देखो कि वह जनरेटर, देखो वह जनरेटर, यहाँ पर क्या लगा देंगे आप लोग? लोड प्रतिरोध लगा दो, ये लो आप लोग। हाँ, अब देखो, अब बताओ वह जनरेटर जिसमें, देखो जो आमने सामने होता है ना, देखो सामने समांतर, यानी कि वह जनरेटर जिसमें आर्मेचर के समांतर क्रम में, देखो पतला तार है और अधिक टर्न है, पतला तार अधिक टर्न की फील्ड वाइंडिंग संयोजित होती है, उसे डीसी शंट जनरेटर कहा जाता है। एक बार और, वह जनरेटर जिसमें आर्मेचर के समांतर क्रम में पतले तार अधिक टर्न, पतला तो तार है, अधिक टर्न है, उसे डीसी शंट जनरेटर कहा जाता है। तो देखिएगा इस प्रकार के जनरेटर में, इस जनरेटर में आर्मेचर के समांतर में, क्वेश्चन आ चुका है ये भी पेपर में, कैसी वाइंडिंग होती है? आर्मेचर के समांतर में, किसमें मेरे दोस्तों? आर्मेचर के समांतर में पतले तार, कैसा तार है? पतले तार तथा अधिक टर्न यानी चक्र भी होता है, फेरा भी बोल सकते हो। पतले तार अधिक टर्न की ताम्र से, यानी कि ताम्र यानी ताम्र से बनी फील्ड वाइंडिंग संयोजित होती है। फील्ड वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग? फील्ड वाइंडिंग संयोजित होती है, सही है ना, फील्ड वाइंडिंग संयोजित होती है, उसे डीसी शंट जनरेटर कहते हैं, उसे डीसी शंट जनरेटर कहते हैं, सही है ना। उसे कौन सा जनरेटर बोलोगे? डीसी शंट जनरेटर कहते हैं। एक बार और देखो मेरे दोस्तों कि वह जनरेटर जिसमें, क्या? वह जनरेटर जिसमें आर्मेचर के समांतर क्रम में पतले तार अधिक टर्न की वाइंडिंग संयोजित होती है, उसे डीसी सीरीज जनरेटर कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में मोटा तार कम टर्न की बाइंडिंग होगी, वो सीरीज जनरेटर होगा, और जिसमें पतले तार अधिक टर्न की बाइंडिंग होगी वो डीसी शंट जनरेटर होता है। अब देखो, अब इसका क्या आता है मेरे दोस्तों? उपयोग आता है। क्या आता है? उपयोग। इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? अब देखो ऑटोमोबाइल में, किसमें? ऑटोमोबाइल में, अच्छा जी, ऑटोमोबाइल में, हाँ ऑटोमोबाइल में, बैटरी चार्जिंग में। ये क्वेश्चन देखो मेरे दोस्तों, बैटरी चार्जिंग में। अब इसको तो बच्चे जानते हैं यार, ये कंपटीशन के क्वेश्चन नहीं है, इनको सब क्वेश्चन सब लड़के करते हैं। अरे कंपटीशन लेवल कुछ अलग होता है, इनसे मेरिट लिस्ट नहीं बनती है, समझ में आ गया? क्यों नहीं बनती? क्योंकि इसको सब स्टूडेंट करते हैं। अब ध्यान रखना, बैटरी चार्जिंग में एसएससी जेई के पेपर में आ चुका है, दिल्ली मेट्रो के पेपर में आ चुका है, लाइनमैन 18 के पेपर में आ चुका है, यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 के पेपर में आ चुका है, यूपी जयन के पेपर में आ चुका है,
है कि बैटरी चार्जिंग में कौन सा जनरेटर प्रयोग करोगे, डीसी शंट। इसके बाद में आता है दोस्तों एमजी सेट में, मोटर जनरेटर सेट में भी यही होता है, कौन सा, डीसी शंट जनरेटर दोस्तों एमजी सेट में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब की ये क्या चीज होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है दोस्तों कि भाई एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिया कहलाती है। जब बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं एनोड कैथोड, तो यह क्रिया हम बैटरी के अंदर ही करते हैं, रासायनिक पदार्थ के द्वारा क्रिया की जाती है। एक पदार्थ पर दूसरे पदार्थ की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कि इसमें भी बैटरी प्रयोग हो रही है, इसमें भी रासायनिक पदार्थ प्रयोग हो रहा है, तो कौन सा जनरेटर प्रयोग करोगे, डीसी शंट। धातु शोधन में, धातु को शुद्ध करने में दोस्तों, धातु शोधन, आराम से देखो, धातु शोधन में, अरे समझ में आ रहा है ना, किसमें दोस्तों, धातु शोधन में। बोलो क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो अगला होता है वेल्डिंग सेट में, किसमें, वेल्डिंग सेट में, वेल्डिंग सेट में। ध्यान रखना आर्क वेल्डिंग में तो डिफरेंशियल डीसी कंपाउंड जनरेटर चलता है, और वेल्डिंग सेट के अंदर कौन सा जनरेटर चलेगा, डीसी शंट जनरेटर। अगला, किसी मशीन की फील्ड वाइंडिंग को देखो, किसी मशीन की फील्ड वाइंडिंग को, किसी मशीन की फील्ड वाइंडिंग को, फील्ड वाइंडिंग को, किसी मशीन की फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए एक्साइटर, एक्साइटर यानी कि उत्तेजक की भांति, किसकी भांति, उत्तेजक की भांति किया जाता है, उत्तेजक की भांति किया जाता है। ये इसका क्या हो गया दोस्तों, उपयोग हो गया। क्या हो गया दोस्तों, उपयोग हो गए। अब याद रखना, देखो किसी मशीन की फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए, यानी कि अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए डीसी शंट जनरेटर लगा होता है। सिंक्रोनस मोटर में फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए डीसी शंट जनरेटर लगा होता है। याद रखना, तो जिसकी भी फील्ड वाइंडिंग आपसे आ जाए, पूछ ले कि फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए कौन सा जनरेटर प्रयोग होगा, डीसी शंट जनरेटर प्रयोग किया जाता है। अब याद रखना, क्वेश्चन था राजस्थान लाइनमैन के पेपर में कि बताओ एक्साइटर, उत्तेजक की भांति, एक्साइटर यानी कि उत्तेजक की भांति कौन सा जनरेटर प्रयोग करते हैं, तो कौन सा करोगे, डीसी शंट जनरेटर। यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन के पेपर में क्वेश्चन था कि बताओ डीसी शंट जनरेटर का उपयोग किसकी भांति प्रयोग किया जाता है, डाइवर्टर की भांति, कन्वर्टर की भांति, एक्साइटर की भांति। तो बोलो किसकी भांति करोगे तुम लोग, एक्साइटर की भांति। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। एक बार और मेरे दोस्तों देखो कि वह जनरेटर जिसमें आर्मेचर के समांतर क्रम में पतले तार, अधिक टर्न की फील्ड वाइंडिंग संयोजित होती है, उसे डीसी शंट जनरेटर कहा जाता है। समझ में आ गया, उपयोग कर लिए ना आपने। अब देखिएगा, इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताऊंगा इसके बारे में मैं फटाफट। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। हाँ, ले लिया ना आप लोगों ने, समझ में आ गया ना, मजा आ रहा है ना क्लास के अंदर। अब देखो, अब इसके बारे में बताते हैं। अब क्या होता है, अब आप देखो, अच्छे से देखा करो। देखो क्वेश्चन कंपटीशन के आते हैं, उनको आप अच्छे से देखा करो। अब क्या होता है, मशीन के अंदर एक एक चीज कंप्लीट होगी, और ऐसे मत समझना मशीन ही पढ़ाते हैं। अरे इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर 1, पावर सिस्टम आए कि नहीं, डीसी थ्योरी, एसी थ्योरी, कैसे भी सारे चैप्टर, इसके बारे में मैं स्पेशल एक एक दिन की क्लास और बताऊंगा मैं आपको, अलग अलग पॉइंट का लेकर कि वास्तव में इसका नॉलेज है या नहीं है। अब बताओ मेरे दोस्तों, अब इसके बाद में जो पॉइंट आता है, नोट नंबर फर्स्ट आता है। नोट नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखो जो चीज पतली होती है ना, जो चीज पतली होती है, क्षेत्रफल कम होता है, उसके प्रतिरोध का मान उच्च होता है। समझ में आ गया ना, जो चीज पतली होती है इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा, उच्च, और जो प्रतिरोध का मान उच्च होता है उसके प्रतिघात का मान क्या होगा, निम्न। तो याद रखना, यह क्वेश्चन भी बहुत बार आ गया। तो इसकी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, इसके प्रतिरोध का मान तो उच्च और प्रतिघात का मान निम्न होता है। तो देखो मेरे दोस्तों, इसकी शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, इसकी शंट फील्ड वाइंडिंग, सही है ना, इसकी शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च,
इसकी शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च, सही है ना, इसकी शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च तथा प्रतिघात निम्न होता है, तथा प्रतिघात निम्न होता है। बोलो सही है ना, समझ में आ रहा है ना। बताओ दोस्तों, जो पतला तार होता है ना, उसके प्रतिरोध का मान क्या होगा, उच्च, और प्रतिघात का मान क्या होता है, निम्न होता है। यहां तक समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो अगली बात, फिर अगला नोट आता है। अब देखो याद करना, मैंने कल बताया था आपको सीडी, क्या बताया था मैंने, सीडी ते बताया था मैंने, देखो बेटा ये सीडी है, सीडी ते बताया था मैंने सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनलों की पहचान होती है सीरीज जनरेटर की, वो होती है D1 और D2, सही है ना। ऐसे ही शंट वाइंडिंग के टर्मिनल की पहचान होती है, देखो दोस्तों साईनाथ, क्या मेरे दोस्तों साईनाथ, इसको तो याद कर सकते हो ना, अरे याद कर लोगे ना। देखो साईनाथ, स से तो शंट वाइंडिंग और ई से E1, तो ध्यान रखना साईनाथ यानी कि शंट वाइंडिंग के टर्मिनलों की पहचान होती है मेरे दोस्तों E1 तथा E2। क्या होती है मेरे दोस्तों, E1 तथा E2, क्या होती है, E1 तथा E2 होती है, E1 तथा क्या होती है, E2। तो देखो इसकी शंट वाइंडिंग, याद रखना इसकी शंट फील्ड वाइंडिंग, यह क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो में आ चुका है। इसकी शंट फील्ड वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल की पहचान, के टर्मिनल की पहचान, टर्मिनल की पहचान सिरे, टर्मिनल की पहचान सिरे, सही है ना मेरे दोस्तों, टर्मिनल की पहचान सिरे E1 तथा E2 होते हैं, E1 तथा E2 होते हैं, सही है ना। E1 तथा क्या होंगे मेरे दोस्तों, E2 होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अगली बात होती है, अगला तो सब जानते हो, आर्मेचर के तो A1 A2 होते हैं, A से आर्मेचर होता है, सही है ना। A से क्या होता है, आर्मेचर, आर्मेचर वाइंडिंग, सही है ना। देखो आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल, सही है ना, आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल, सही है ना, A1 तथा A2 होते हैं। बोलो क्या होंगे, A1 तथा A2 होते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो मेरे दोस्तों, अब बात आती है, याद रखना, अब मेन चीज सीखना इसकी, आप सबसे A1 क्वालिटी की चीज याद रखो। सबसे पहले तो चलो मैं इसको आपको, सबसे पहले आप इसको चित्र को मैं बनाकर समझाऊंगा। पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस पॉइंट का भी, फिर मैं नया पॉइंट इसका समझाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, हाँ जी ले लिया ना। अब देखो, अब याद रखना, अब एक एक चीज पे ध्यान देना आप लोग। मैं इसके डायग्राम को वापस बना रहा हूं, अब याद रख जो आप लोग, यहां पर मैं आपको बहुत अच्छे स्तर से बताऊंगा। देखो आप लोग, ये वाला ये है, बताओ ये डीसी शंट जनरेटर है ना, कौन सा जनरेटर है, डीसी शंट, ये डीसी शंट जनरेटर है। अच्छे से देखना इसमें, अब देखो ये आपका लोड है, क्या है मेरे दोस्तों, लोड। अब देखो यार एक बात बताओ, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि डीसी शंट जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर, इनमें अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण पहले वोल्टेज बनती है। वो कल मैंने पढ़ाई थी क्लास, कल की क्लास देख लो जो लड़के आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, जब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बताओ आपको, सबसे पहले इसमें आर्मेचर में कितनी वोल्ट बनी है दोस्तों, 2 वोल्ट। अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण कितनी वोल्ट बनी, 2 वोल्ट। और बनते ही आर्मेचर की वोल्टेज बाहर आती है, कहां आती है, बाहर। अब मेरे देखो दोस्तों, आपको पता है कि शंट वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान उच्च है और लोड मोटा है यहां पर, तो शंट वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान उच्च होने के कारण इसकी जो वोल्टेज की करंट होती है ना, प्रतिरोध क्या करता है, विरोध करता है। प्रतिरोध क्या करता है, विरोध करता है। अगर आपने दोस्तों यहां पर शुरू में लोड लगा दिया, जनरेटर को चलाते वक्त तुमने शुरू में लोड लगा दिया है, प्रारंभ में लोड लगा दिया, पूरा लोड, हाँ, और आपने जनरेटर को चला दिया, तो अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो निम्न मान की 2 वोल्टेज की जो करंट है ना, वो शंट वाइंडिंग में नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके प्रतिरोध का मान उच्च होता है।
संट बाइंडिंग के, जब संट बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान उच्च होता है ना, तो करंट यहां न जाकर सारी पूरी करंट लोड पर चली जाती है। तो ये 2 वोल्ट की करंट है, यहां न जाकर कहां चल जाएगी, लोड पे। अब बताओ हमारे लोड पर 2 वोल्ट की करंट का क्या काम, क्या करेंगे अपन लोग इस 2 वोल्टेज को लेकर, हाँ। और फील्ड बाइंडिंग में करंट जाती नहीं है, जनरेटर में चुंबक के ध्रुव है, वो चुंबक नहीं बन पाते हैं और जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न नहीं करता है। अच्छे से देखना मेरे दोस्तों, बताओ एक बार और बताऊंगा, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण कितनी वोल्ट उत्पन्न हुई है, 2 वोल्ट। अब बताओ ये 2 वोल्ट की करंट कहां जाएगी, फील्ड बाइंडिंग में जाएगी या लोड पर जाएगी, लोड पर जाएगी। क्यों जाएगी लोड पर, बताओ, क्योंकि फील्ड बाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च है, यहां करंट नहीं जाएगी, करंट लोड पे चली जाएगी और लोड 2 एम्पीयर की धारा को खा जाएगा और यहां करंट नहीं जाने के कारण यह बाइंडिंग चुंबक नहीं बनेगी, जनरेटर में चुंबक नहीं बनेगा और जनरेटर वोल्टेज को उत्पादन नहीं करता है। बोलो सही बात है कि नहीं है। अब बताओ एक बात बताओ मेरे दोस्तों, अब देखो ये देखो आपका और बेस क्लियर करता हूं मैं आपको, ये सीरीज जनरेटर है। जो लड़के आज पहली बार देख रहे हैं मेरी क्लास को, जिन्होंने कल देखी थी उनके और अच्छे से समझ में आएगा। ये सीरीज जनरेटर है। कौन सा सीरीज जनरेटर, अगर तुम यहां पर लोड लगा दोगे पूरा पूरा, ये लोड लगा दिया, अब देखो 2 वोल्ट की करंट, कम मान की 2 वोल्ट की करंट कहां जाएगी, लोड पर। लेकिन बीच में क्या पड़ रही है, फील्ड बाइंडिंग, क्या पड़ रही है, फील्ड बाइंडिंग में होकर जाएगी। तो फील्ड बाइंडिंग में करंट जाने के कारण चुंबक बढ़ जाता है, जैसे ही चुंबक बढ़ता है वोल्टेज का मान भी बढ़ जाता है और यहां वोल्टेज घटेगी, यहां वोल्टेज कहां आएगी, यहां तो वोल्टेज उत्पन्न ही नहीं होगी। क्यों, अब देखो यहां पर तो करंट लोड है तो सर्किट ऐसे बन जाएगा, इसका तो यूं चलता रहेगा, यूं चलता रहेगा, सर्किट ऐसे चलता रहेगा, सही है ना। तो यहां पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, यहां पर तो पूरा ही लोड होना चाहिए शुरू में सीरीज जनरेटर पर। अगर तुमने शुरू में लोड हटा दिया तो सीरीज बाइंडिंग खुला परिपथ हो गई, सीरीज बाइंडिंग, इस बाइंडिंग में चुंबक बनेगा नहीं और जनरेटर के आर्मेचर में केवल 2 ही वोल्ट बनेगी। तो सीरीज जनरेटर को हमेशा पूरे लोड पर चलाना चाहिए, फुल लोड पर, फुल लोड पर सीरीज जनरेटर को चलाना चाहिए। अब मेरे दोस्तों इसको देखो संट को, अब तुम्हें अच्छा और अच्छा समझ में आएगा। बताओ 2 वोल्ट, जो 2 वोल्ट था आपसे चुंबकत्व के कारण कितना वोल्ट था, 2 वोल्ट। अब 2 वोल्ट की करंट कहां जाएगी, वापस पूछ रहा हूं, फील्ड बाइंडिंग में या लोड पे, लोड पे। अब बताओ लोड के रास्ते में कहीं फील्ड बाइंडिंग लग रही है क्या, नहीं लग रही, इसमें तो लग रही है ना, क्यों, क्योंकि तो सीरीज जनरेटर है, समझ में गया, ये संट है। तो बता इसमें लोड पर कोई फील्ड बाइंडिंग लग रही है क्या, नहीं लग रही, 2 वोल्ट चल जाएगी लोड पर, क्या करेंगे 2 वोल्ट का, हाँ। तो बताओ अब बताना, डीसी संट जनरेटर को ध्यान रखना हमेशा शून्य लोड पे चलाना चाहिए। कैसे लोड पर, शून्य लोड पर चलाना चाहिए। जब तुम इसको शून्य लोड पर चला रहे हो, अब बताओ 2 वोल्ट की करंट है, अब करंट को तो सर्किट बनाना पड़ेगा, अब मजबूरी में 2 वोल्ट की करंट है, अब कहां जाएगी ये, फील्ड बाइंडिंग में कहां जाएगी, यहां तो परिपथ खुला परिपथ है, यहां इसको जाना पड़ेगा। जब इसमें फील्ड बाइंडिंग में 2 वोल्ट की करंट जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, ये चुंबक बढ़ेगी, जनरेटर की वोल्टेज भी बढ़ेगी। अब मानो जनरेटर की वोल्टेज 50 वोल्ट हो गई, सही है ना। अब 50 वोल्ट की करंट इसमें जाएगी, फिर जनरेटर की वोल्टेज बढ़ेगी, चुंबक बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगी, मान लो 200 वोल्ट हो गई, समझ में आ गया। फिर 200 वोल्ट की करंट इसमें जाएगी, चुंबक बढ़ेगा और वोल्टेज भी बढ़ेगी। जब जनरेटर पूर्ण वोल्टेज बना देता है, मानो ये 250 वोल्ट का है, जब ये 250 वोल्ट का पूर्ण गति पे वोल्टेज बना देता है तो फिर यहां पर हम लोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं मेरे दोस्तों, लोड। अब बताना तुम लोग यहीं बैठे रहना, अब अच्छे से देखो मेरे दोस्तों, अब यहां समझने वाली बात है, यहां एक एक पॉइंट आपका बेस क्लियर हो रहा है। बताओ करंट ने सर्किट किसके साथ बना लिया है, फील्ड वाइंडिंग एवं आर्मेचर, इन दोनों का सर्किट बन चुका है मेरे दोस्तों, इनका सर्किट बन गया है। लोड है नहीं है तुम्हारे पास में और जनरेटर 250 वोल्ट का था, 250 वोल्ट उत्पन्न कर रहा है, समझ में आ गया। तो पहला नोट क्या है कि बताओ, पहला नोट यही है इसका कि डीसी संट जनरेटर को हमेशा कैसा दोस्तों, हमेशा शून्य लोड पर चलाना चाहिए, सही है ना। कैसे लोड पर, शून्य लोड पर चलाना चाहिए। अब मैं बता रहा हूं देखना, शून्य लोड पर चलाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, यही ध्यान रखना, यही अपनी निगाहें रखो, चुपचाप बिल्कुल अच्छे से देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब बताओ जनरेटर को हमेशा कैसे लोड पे चलाना चाहिए, शून्य लोड पे। अब एक बार पूछ रहा हूं, अगर तुमने शुरू में लोड धर दिया है इस पर,
तो 2 वोल्ट की जो करंट थी वो कहाँ चल जाएगी, लोड पर। क्या जनरेटर वोल्टेज बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। इसलिए इसको हमेशा किस पर चलाना चाहिए मेरे दोस्तों, शून्य लोड पर। कैसे लोड पर मेरे दोस्तों, शून्य लोड पर। अब देखो याद रखना अगला नोट क्या कहता है, अगला नोट क्या है, यदि प्रारंभ में इस जनरेटर को फुल लोड पर चला दिया जाता है, फुल लोड पर चला दिया जाता है, फुल लोड पर चला दिया जाता है, सही है ना, फुल लोड पर चला दिया जाता है, तो केवल अवशिष्ट चुंबकत्व की 2 वोल्ट ही बनती है। कितनी वोल्ट बनती है, 2 वोल्ट ही बनती है। बोलो क्लियर हो गया ना, कितनी वोल्ट बनती है मेरे दोस्तों, 2 वोल्ट। इसलिए हमेशा जनरेटर को कौन से लोड पे चलाना चाहिए, शून्य लोड पर। यह भी क्वेश्चन आ चुका है। अब मेरे दोस्तों बताओ, अब मेन बीमारी क्या है इसकी, सुनना। अब बताना कि बताओ इसमें आपने लोड है नहीं है, लोड नहीं है ना, अच्छे से सुनना, लोड है नहीं है, पूरी करंट किस में जा रही है, शंट फील्ड वाइंडिंग में। शंट फील्ड वाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स बढ़ चुका है और चुंबकीय फ्लक्स फुल बन चुका है। जब फुल चुंबक चल रहा है और ये दोनों आर्मेचर घूम रहे हैं और चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है, इन दोनों का सर्किट बन चुका है, इन दोनों का सर्किट बन चुका है। चुंबकीय फ्लक्स भी पूर्ण रूप से संतृप्त अवस्था में आ चुका है, सैचुरेशन अवस्था हो चुकी है इसकी, फुल चुंबक बन चुका है। अब फुल वोल्टेज बनेगी, मान लो ये 250 वोल्ट का था, 250 वोल्ट इसमें बन रही है। अब जैसे ही तुम लोग यहां पर लोड डालोगे, यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगी, वो 1 से 5% ही होगी। क्यों, क्योंकि सर्किट इसके साथ बन चुका है, यह पूर्ण रूप से चुंबक बन चुका है। याद रखना, यह पूर्ण रूप से सर्किट, लोड तो तुमने बाद में लगाया है, पहले यह सर्किट बन चुका है इसका। तो इसका चुंबकीय फ्लक्स फुल होने के कारण जैसे लोड लगाते हैं ना, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, 1 से 5% ही चुंबक घटता है। तो इसका जनरेटर का जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, लगभग स्थिर रहता है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बताओ डीसी शंट जनरेटर कौन सा होता है, स्थिर चुंबकीय फ्लक्स का। कैसा, स्थिर चुंबकीय फ्लक्स। जब चुंबकीय फ्लक्स का मान भी स्थिर है तो वोल्टेज का मान भी क्या होगा, स्थिर। राजस्थान लाइनमैन के पेपर में आ गया। तो यह जनरेटर एक स्थिर चुंबकीय फ्लक्स यानी कि स्थिर वोल्टेज का जनरेटर होता है। जब इस पे लोड डालोगे ना तो कितनी वोल्टेज घटेगी, ओनली 1 से 5%, यानी कि कुछ ही घटेगी। क्या घटेगी दोस्तों, कुछ ही घटेगी। इसको हमेशा शून्य लोड पे चलाया जाता है। जब इस पे वोल्टेज बनेगी 250, तो इसको जब पूर्ण वोल्टेज डालोगे आप लोग तो कितनी वोल्टेज घटेगी, ओनली 1 से 5%। तो देखिएगा दोस्तों अगला नोट क्या कहता है, ये अगला नोट क्या कहता है, यह जनरेटर एक स्थिर चुंबकीय फ्लक्स, स्थिर चुंबकीय फ्लक्स, स्थिर चुंबकीय फ्लक्स। लोड डालने पर इसमें 1 से 5% की करंट की कमी आ जाती है। क्यों, क्योंकि पहले सर्किट इसके साथ बन चुका है, पूरा फुल चुंबक है, लेकिन कमी कितनी आएगी, लोड के कारण 1 से 5% करंट की कमी आ जाएगी। किस में कमी आएगी, फील्ड वाइंडिंग में। तो यह स्थिर चुंबकीय फ्लक्स तथा स्थिर वोल्टेज का जनरेटर होता है, तथा स्थिर वोल्टेज का जनरेटर होता है। कैसा जनरेटर होता है, स्थिर वोल्टेज का जनरेटर होता है। बोलो समझ में आ गया। ध्यान रखना, देखो स्थिर चुंबकीय फ्लक्स तथा स्थिर वोल्टेज का जनरेटर होता है, याद रखना। ये भी राजस्थान लाइनमैन के पेपर में आ गया। अब बताओ लोड, इसको हमेशा कौन से लोड पे चलाना चाहिए, शून्य लोड पर। अगर इस पे लोड डालोगे तो कितने परसेंट वोल्टेज घटेगी, बताना कितने परसेंट घटेगी, 1 से 5% घट जाती है। अब याद रखना इसका अगला नोट क्या कहता है, याद रखो, याद रखना। तो इस पे लोड डालने पर, इस पे लोड डालने पर याद रखो, देखो इस जनरेटर पर अगला नोट क्या कहता है, इस जनरेटर पर लोड, पूर्ण लोड बढ़ाने पर इसकी वोल्टेज
इसकी वोल्टेज लगभग 1 से 5% घटती है, 1 से 5% ही घटती है, अर्थात स्थिर रहती है, अर्थात क्या रहती है दोस्तों, स्थिर। क्या रहती है दोस्तों, स्थिर रहती है। देखो आप आराम से देखना, स्थिर रहती है। बोलो सही है ना। अब बताओ, लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज इसकी घट रही है, कितने परसेंट, 1 से 5% घटती है। तो मैंने बताया ना, अगर लोड बढ़े और लोड बढ़ने पर वोल्टेज घट जाती है तो इसके अभिलक्षण होते हैं ड्रूपिंग। ये क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन के 18 के पेपर में आ चुका है, याद रखना। यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन के पेपर में भी आ चुका है कि डीसी शंट जनरेटर के अभिलक्षण कैसे होते हैं, उठवा या ढलवा यानी ड्रूपिंग होते हैं। और सीरीज जनरेटर पर कल अपने लोड बढ़ाया तो की वोल्टेज बढ़ रही थी, सीरीज जनरेटर की तो बढ़ रही थी, तो उसके तो होते राइजिंग और इसके कैसे होते हैं ड्रूपिंग। सबसे मोस्ट नोट है, तो याद रखना इसके अभिलक्षण, इस जनरेटर के अभिलक्षण ड्रूपिंग। कैसा दोस्तों, ड्रूपिंग यानी कि ढलवा होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, ढलमा। क्यों ढलमा हुए, क्योंकि इस पे लोड बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घट जाती है। बोलो समझ में आ रहा है ना। अगली बात आती है मेरे दोस्तों, देखो क्वेश्चन क्या है, डीसी शंट जनरेटर पर, लास्ट क्वेश्चन इसका, डीसी शंट जनरेटर पर लोड डालने पर, लोड का मान बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, ये है। अब आपसे पूछेगा दोस्तों, घटती है, क्या हो रहा है, घटती है, बी बढ़ती है, सी लगभग स्थिर, लगभग क्या आएगी दोस्तों, स्थिर, और डी आएगा नो। अब तुम्हें पता है डीसी शंट जनरेटर पर यदि लोड का मान बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज ओनली 14 कितनी रहेगी, 1 से 5% घट जाती है, तो लगभग स्थिर ही तो रहती है, ज्यादा थोड़ी घटती है, स्थिर रहती है। लगभग क्या आएगा, स्थिर। अगर ऑप्शन ऐसे आए, ऑप्शन कैसे आए देखो, या ऐसे आए, ए घटती है, अगर ऑप्शन ऐसे आए घटती है, बी बढ़ती है, सी स्थिर, हाँ सी स्थिर, और डी में आए कुछ घट जाती है। ऐसे चलती है टेक्निकल, कुछ घट जाती है। अब बताओ, लगभग स्थिर तो है लेकिन कुछ तो घटती है ना, कितने परसेंट, 1 से 5%। आंसर क्या आएगा अब इसका, 1 से 5%, यानी कि कुछ घट जाती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बोलो दोस्तों, डीसी शंट जनरेटर को हमेशा कौन से लोड पे चलाओगे, शून्य लोड पर। बोलो क्लियर हो गया। यदि प्रारंभ में इस जनरेटर को पूर्ण लोड पर चला दिया जाए तो केवल वोल्टेज आपसे चुंबकत्व के कारण कितनी बनेगी, ओनली 14, 2 वोल्ट बनेगी। यह जनरेटर किसका है, स्थिर चुंबकीय फ्लैक्स यानी स्थिर वोल्टेज का जनरेटर होता है। इस जनरेटर पर पूर्ण लोड डालने पर इसकी लगभग वोल्टेज कितनी घट जाती है, 1 से 5% इसकी वोल्टेज है जो 1 से 5% घटती है, लगभग स्थिर रहती है। इस जनरेटर के अभिलक्षण कैसे होते हैं, ड्रूपिंग। कैसे होते हैं, ड्रूपिंग। अब ये क्वेश्चन रहे आपके, समझ में आ गया ना दोस्तों। अब देखिएगा, हेलो दोस्तों, अब आराम से आप अच्छे से पढ़ना इन चीजों को, और याद रखना प्लीज आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से बोलें, मजा आया है तो अपने दोस्तों से बोलें, समझ में आया ना, और वीडियो को शेयर करें जितने भी स्टूडेंट हैं। फिर दोबारा कल मॉर्निंग में मिलते हैं आपसे 7 बजे। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। रुको 1 मिनट, आप स्क्रीनशॉट और ले लो इसका फटाफट। हाँ जी दोस्तों, ले लिया ना। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।